सादर चरण स्पर्श। स्वागत। नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनडीएस का ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि इससे आप सभी देखने और सुनने वालों को अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है और हम सभी को उन प्रश्नों पर स्वयं आदरणीय गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इसी सिलसिले में आज का प्रश्न पूछा है मधुर जी ने, जो रीवा से हैं, एनडीएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वे लिखते हैं, सादर चरण स्पर्श गुरु जी, भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। इनमें ही भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। इनमें से बहुसंख्यक ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से विपन्न हैं तथा पिछड़ी हुई हैं। क्या इन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सकता है ताकि इनमें रहने वाले बेहतर जीवन यापन कर सकें? क्या ग्राम पंचायत स्तर तक आर्थिक संपन्नता पहुंचाने तथा इनका पिछड़ापन दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव या योजना न्याय धर्म सभा के पास है? कृपया मार्गदर्शन करें। जी वेलकम। आम जनता की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि भारत में लगभग 7 लाख गांव हैं जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में बटी हुई। अब ये आज़ादी के बाद से लेके अभी तक ऐसी ही स्थिति बनी हुई है कि गांव सभी गंवार ही हैं, गरीब भी हैं, अनपढ़ भी हैं, हर प्रकार से सुविधाओं से वंचित हैं। आवासीय सुविधाएं प्रायः जिनमें सड़क, पानी, बिजली, तामझाम, ये सब उनकी बहुत गंभीर समस्या है। बस्तियों में कोई सिस्टम नहीं है, कोई कहीं भी आड़ा तिरछा कुछ भी घर बना लेता है, सड़क पे भी बना लेता है। रास्ते सब गांव में ब्लॉक्ड हैं। कहीं से कोई रिक्शा से भी नहीं निकल पाता गांव के अंदर। ऐसी स्थितियां बदतर हैं। संरक्षण में चिकित्सा आदि जो सेवाएं या सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रायः छिन्न भिन्न है। तो सब कुछ चरमराया हुआ है, कोई एक समस्या नहीं है। हाँ, इन तमाम समस्याओं का एक बड़ा गंभीर कारण जरूर है, वो यहां समझने योग्य कि इसमें एक ऐसा इनका नट खुल गया है जिससे पूरा इंजन ग्राम सभ्यता का बिल्कुल नाकारा हो गया है और एकदम से सब कुछ उस इंजन के ना चल पाने से सारी चीजें, हर पहिया रुक गया है। जिंदगी की गाड़ी लगभग ठप सी हो गई है गांव की। वही बेहाल दशा जो पहले हजारों साल पहले थी, वो हजारों साल बाद भी वैसी ही दिखाई देती। ऐसी दशा में इसे विचारने की जरूरत है कि क्या वास्तव में कोई एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा लगा के टाइट कर देने से वो नट कस जाएगा और उनकी व्यवस्था की गाड़ी पटरी पे दौड़ने लगेगी। अर्थव्यवस्था ही पूरी चौपट है जिसकी वजह से सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को ही पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं।
अर्थनीति को ही चाणक्य तो राजनीति कहते हैं। जी। अर्थनीति ही मतलब अर्थनीति ही राजनीति है, उससे भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो अर्थव्यवस्था ही राजकीय व्यवस्था है, ऐसा समझ लें। अब उस अर्थव्यवस्था में नट कौन सा है जो ढीला हो गया है और जिसको टाइट करने से ये सब सही हो सकता है, उसको सही ढंग से फिट कर दिया जाए, वो है राजकीय कर्मचारियों का न्यायोचित नियोजन। जी। यहां पर ये ध्यान रखें कि ये नहीं कहा जा रहा है कि पात्र या कम ज्यादा या उनको वेतन की कोई बात नहीं, ये सब बातें नहीं है। उनके नियोजन में जो उनकी टोटल संख्या है जी। नियोजित थी, उसका कोई न्यायोचित वितरण नहीं है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 करोड़ या 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ग्राम पंचायतों के अनुपात में नियोजित नहीं किया गया है। वो जहां जहां लोग जो चलते पुर्जे लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगहों पे समस्त सरकारी सुविधाएं सेवाएं संचित कर ली हैं। तो उन सेवाओं और सुविधाओं के लिए जो कर्मचारियों का नियोजन हुआ है, वो भी उन्हीं जगहों पे प्रतिष्ठित हो गए। तो ग्राम पंचायतों को जो एक न्यायोचित अनुपात में सरकारी कर्मचारियों की संख्या मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। यहां पर यह समझने योग्य है कि जैसे 2.5 लाख 7 लाख गांव हैं जिनको 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में लगभग बांटा गया है। तो एक ग्राम पंचायत में किसी में 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव भी हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में छोटे छोटे गांवों को मिला के ग्राम पंचायतें बनाई गई। तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत। वास्तव में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की जरूरत नहीं है। अगर 150 करोड़ आबादी है भारत की, तो उसको यदि 1 लाख आबादी वाली एक ग्राम पंचायत मान ली जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 ग्राम पंचायतें बनेंगी। और 1 लाख की आबादी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये समझना होगा। 1 लाख की आबादी का मतलब हुआ लगभग 20,000 घर। एवरेज 5 लोग अगर एक प्रति परिवार औसत मान लें, तो 20,000 घर माने 20 पंचे 100, माने 20,000 को अगर 5 से गुणा करें तो 1 लाख की आबादी हो जाती है। अब ये बात स्पष्ट है कि कहीं 2 घर हैं, उसको ग्राम पंचायत घोषित कर देने से क्या होगा? वो 2 घर भी उठा के किसी जो उचित ग्राम पंचायत है उसका घर वहां बना दो। अनावश्यक बहुत सारी ग्राम पंचायतें गठित कर दी गई हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15,000 ग्राम पंचायतें अगर बसा दें तो 150 करोड़ की आबादी एडजस्ट हो जाएगी। अभी 150 करोड़ की आबादी नहीं, ये मान रहे हैं कि लगभग 140 करोड़ के आसपास है। तो भी हम मान लेते हैं कि 150 करोड़ की आबादी भी हो तो भी टोटल, और इसमें शहर गांव के सब की आबादी मिला के हो जाएगी। ग्राम पंचायत का मतलब शहर अलग से नहीं, इसी में सब एडजस्ट हो जाएंगे और शहरी आबादी भी इन्हीं ग्राम पंचायतों में ही सेटल हो जाएगी। तो बेतरतीब शहरीकरण भी एक समस्या है, वो भी समाधान को प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, यदि 15,000 ही ग्राम पंचायतें विकसित करी जाएं, तो जितने कर्मचारी हैं
उनको 15,000 से डिवाइड कर दो। राजकीय कर्मचारी जितने हैं सबको, वो सेंट्रल स्टेट के सारे जो भी सरकारी वेतन प्राप्त लोग हैं उनको सबको, वो किसी भी पद पे हो, चपरासी से राष्ट्रपति तक कोई भी हो, जो भी राजकीय वेतन पाने वाले कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं उनको सबको इस संख्या में जोड़ना होगा और फिर उस टोटल प्राप्त संख्या को 15,000 से भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। तो प्रति ग्राम पंचायत कर्मचारियों की संख्या निकल आएगी। अब जो भी संख्या हो, क्योंकि ये कम ज्यादा होती रहती है, तो एवरेज अगर ये मान लें कि न्यूनतम 100 कर्मचारी, न्यूनतम, ज्यादा भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम यदि 100 कर्मचारी भी प्रति ग्राम पंचायत नियोजित मान लिए जाएं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को 100 राजकीय कर्मचारी वैतनिक, जिन्हें राजकोष से वेतन मिल रहा है, वो प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्राप्त हो जाएंगे। और जब ये ग्राम पंचायत को न्यूनतम 100 कर्मचारी प्राप्त होंगे, तो मान लीजिए कि 5 स्कूल में कर्मचारी, 5 अस्पताल, छोटा छोटा स्कूल, अस्पताल, बैंक और ये सभी चीजें आप बनाए, कृषि सेवा केंद्र, एक छोटा सा ग्राम का न्यायालय, एक छोटी सी ग्राम की संसद, एक छोटा सा ग्राम का प्रशासन, ये सभी चीजें अगर आप बना दें तो ग्राम स्तर के सभी राजकीय कर्मचारी वहां के वेतन प्राप्त कर्मचारी होंगे, जो राजकोष से उनको वित्तीय पुष्टता प्राप्त होगी। तो वित्त पोषित लोग जब वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत में होंगे, और उसमें नियम ये होना चाहिए था कि जो कोई भी जिस ग्राम पंचायत में अपना घर परिवार धारण करता है वही वहां का कर्मचारी माना जाएगा। जो वहां निवास नहीं करता है, उसका घर वहां पर नहीं है, उसके बाल बच्चे वहां नहीं रहते, उसके माता पिता वहां नहीं रहते, माने कोई भी घर परिवार का जो सदस्य है वहां पर उसका नहीं रहता और उसका घर भी वहां पर नहीं है, तो जहां कहीं भी जिस ग्राम पंचायत में उसका घर होगा वहां का ही वो कर्मचारी मान्य होना चाहिए। और अंतिम रूप से उसको वहीं पर ट्रांसफर भी किया जाना चाहिए। तो व्यवस्था में एक छोटा सा ये नियम लागू होते ही प्रत्येक कर्मचारी को स्थानीय निवास की शर्त पर किसी भी ग्राम पंचायत में नियोजित किया जा सकेगा। कोई दूसरे भी ग्राम पंचायत में पैदा हुआ हो, लेकिन अब किसी अन्य ग्राम पंचायत में रहना चाहता है अथवा रह रहा है और उसको वहीं रुच रहा है, तो वहां का राज कर्मचारी को घोषित हो सकता है और वहां निवास करते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है। उसको वहीं के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना होगा। वहां पर प्रत्येक, अब जब कर्मचारी नियुक्त करने हैं तो विद्यालय भी बनाना ही पड़ेगा, तो सरकार अपने आप ही, दूसरे जस्टिस भी होने लगेंगे। क्यों? आपको फिर एक बैंक बनाना पड़ेगा, एक ग्रामीण बैंक, एक ग्रामीण विद्यालय, एक ग्रामीण चिकित्सालय, एक ग्राम संसद, एक ग्राम न्यायालय, सभी सरकारी विभागों के जो आवश्यक, एक ग्राम का थाना, पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन, ये सब बनेंगे। अब सोचिए ये कितना प्रभावी होने वाला है। एक तो सारी सेवाएं, सुविधाएं वहां पहुंचेंगी, लेकिन ये तो उसका दूसरा लाभ हुआ। जो बात यहां जो हो रही है कि पिछड़े हुए ग्रामों का विकास क्या संभव है, ये पूछा जा रहा है। और न्याय धर्म सभा की क्या योजना है? क्या पिछड़े ग्रामों का उद्धार न्याय धर्म सभा का कोई प्रस्ताव ऐसा है? 111 न्याय प्रस्ताव है, जिसमें एक प्रस्ताव ये शामिल है 111 में से, पिछड़े ग्रामों के विकास की योजना, विकास का सिद्धांत। उसमें सिर्फ ये कहा गया है
कि प्रति ग्राम पंचायत आधार पर राजकीय वेतन प्राप्त कर्मचारियों का नियोजन न्यायपूर्वक समान संख्या में कर दिए जाने पर सभी ग्राम पंचायतों का स्वयमेव आर्थिक विकास संपन्न होने लगेगा। उनकी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तबाही, पिछड़ापन, सारी की सारी चीजें स्वतः दूर होने लगेंगी। ये प्रस्ताव ऐसा दावा करता है, एनडीएस का प्रस्ताव। जब हमने इस प्रस्ताव को बनाया और जिससे भी हमने बात किया तो वो हतप्रभ रह गया। आपको याद हो गया कि रामदेश गुप्ता जो सुदर्शन न्यूज चैनल है उसके फ्रेंचाइजी, ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी हेड थे, वहां काम करते थे, पदाधिकारी थे। एक वो पत्रकार की हैसियत से भी वो काफी सक्रिय रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और अभी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन तब वो न्याय धर्म सभा के मीडिया प्रभारी थे राष्ट्रीय। तो वो हमको देवनगर छोड़ने के लिए 2015 में आ रहे थे। तो बाय कार, वो अपनी कार से ही हमको यहां छोड़ने के लिए आ रहे थे। तो हमने रास्ते में ये पूरा प्रस्ताव उनको समझाया था। अब ये लगभग 10 साल पुरानी बात हो गई, 15 से अब ये 2024 चल रहा है, तो लगभग 10 साल इस बात को हो रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा था कि ये इतने सारे ग्राम जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और ये जाने कब से पिछड़े हुए हैं, कहीं कभी इनके अगड़े हुए होने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता इतिहास में। वही गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तबाही, वो सब ग्रामों की यही पटकथा है बड़ी पुरानी। चाहे जब पीछे इतिहास में देखने जाओ तो वही दुर्दशा है। तो क्या इनके इस आर्थिक पिछड़ेपन का कोई इलाज है? क्या ये समस्या हल हो सकती है? तो हमने कहा हाँ, इसका तो सीधा सीधा एक प्रस्ताव 111 न्याय प्रस्तावों में से एनडीएस के लिए हमने दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मुझे समझाइए। तो रास्ते में काफी लगभग आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 50 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा हो गई होगी उनको इस प्रस्ताव को समझाने में। मतलब घंटों हमने उनको इससे डिटेल में समझाया था कि देखो ये कितना सरल है। अभी एक दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस पे थोड़ा सा बोलिए। अब मुझे याद है उन्होंने कहा कि आपने मुझे पूरा बताया था, मुझे वर्ड बाय वर्ड याद है अभी 10 साल बाद भी। और उसको उन्होंने अभी जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस सहित बहुत सारे दल हैं और वो एंटी भाजपा जैसा उन्होंने बना लिया है उसको, तो उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में ये भी कहीं उसमें सक्रिय हैं इंडिया गठबंधन में। तो उसके मीटिंग्स वगैरह में वो जा रहे हैं शायद। तो उन्होंने, उनके सामने ये बात आई, उन्होंने रोजगार के अधिकार को, उसमें न्याय धर्म सभा के 4 जनाधिकार वाले जो मुद्दे हैं उसमें से उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन शिक्षा आदि की सब बातें तो करने के लिए तैयार रहती है, आम आदमी पार्टी भी करे, लेकिन रोजगार पे सब साइलेंट है। अब बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये शामिल हो सकता है? तो वहां उन लोगों ने कहा कि भाई इतना रोजगार देगा कौन? तो उनको याद आया हमारा ये प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि रोजगार तो इटसेल्फ हो जाता है, आर्थिक रूप से जब विकसित हो जाती है जगह तो वहां तो रोजगार खुद ही क्रिएट होने लगता है। तो उन्होंने वो प्रस्ताव वहां शायद राहुल गांधी को समझाया। तो फिर उन्होंने फोन करके हमको बताया कि ये ऐसा ऐसा बात हुआ है और इसे लेने की बात चल रही है उसमें। हमने कहा भाई हम तो दे ही रहे हैं, सभी पार्टियों को हमने दिया, अच्छा है शामिल करें। तो हमने पुनः उनसे चर्चा किया इसका
कि ये प्रस्ताव वास्तव में क्या है, तो उससे वही प्रस्ताव का ये प्रश्न आज यहां पर आप लोगों ने उठाया है। तो हम बता दें कि हाँ, ये संभव है और सभी पिछड़े गांवों का उद्धार हो सकता है, सारी ग्राम पंचायतों का आर्थिक विकास बिल्कुल सरलता से ही हो जाता है। और उसमें सिर्फ वो एक नट जो ढीला है, तो केवल उसे ही उसमें लगा के कसना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये जो नियोजन का नट गलत हो गया है या ढीला पड़ गया है, तो उसी को फिट करना है बस सही ढंग से, और विकास का पहिया चल पड़ेगा। उस ढीले नट को ही आप ठीक से कस दो और अर्थ विकास का चक्र जो है गतिशील हो जाएगा। अब उसमें उसकी पटकथा ये समझ लें कि यदि औसत 50,000 रुपए सैलरी प्राप्त हो रही हो, माने राजकीय वेतन प्राप्त हो रहा हो, तो 100 कर्मचारियों को कितना प्राप्त होगा? सौ कर्मचारी हों और 50,000 पे हो रहा हो, तो लगभग 5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर 1 लाख हो और 100 कर्मचारी हो, तो आप देखिए 100 गुणे 1 लाख कर लीजिए, उसी तरह से 100 गुणे आप 50,000 कर लीजिए, उसका आधा कर लीजिए। अगर 5 करोड़ पे करना हो और 12 महीने पे करना हो, तो उसको फिर 12 से गुणा, पहले तो 50,000 गुणे आप 100 कर लीजिए, जितना भी आता है उसको आप 12 से गुणा कर दीजिए, फिर उसमें 10 का गुणा और कीजिए। ऐसे करके आप लगभग 60 करोड़ के टर्नओवर तक चले जाएंगे। वहां क्रय शक्ति आपकी बन जाएगी मार्केट की। 60 करोड़ तक आप परचेजिंग पावर वाले हो जाएंगे एवरेज। अब आप सोच के देखो कि अगर 100 कर्मचारी को आप 100 लाख पे कर रहे हैं, हाँ 100 कर्मचारी को अगर आप 1 लाख अगर सैलरी हो तो आप 100 लाख पे करेंगे, और 50,000 सैलरी हो तो आप 50 लाख पे करेंगे, ऐसा है। और 12 पंचे 60, 6 करोड़ जी, हाँ ये इसका कैलकुलेशन होगा। 12 पंचे 60, तो आप लगभग 6 करोड़ रुपए व्यय करेंगे उनके सैलरी पर। और अगर जो वेलासिटी ऑफ करेंसी का नियम है कि एक हाथ से कई हाथों में वो क्रय शक्ति जाती है, कि एक ने खरीदा कुछ, दूसरे ने फिर उस पैसा लिया, फिर उस पैसे से दूसरा कुछ खरीदा, इसे कहते हैं वेलासिटी ऑफ करेंसी। तो 10 टाइम्स कम से कम आप मान लीजिए कि चीजें खरीदवाएगी एक निर्धारित समय में। तो आप इसको अगर 10 से गुणा करें तो 6 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो 60 करोड़ को अगर क्रय शक्ति ग्राम की मान ली जाए तो वहां पे इतना माल बिकेगा कम से कम। सरकारी कर्मचारी ही खरीदता है, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं जाता। बाकी लोगों के पास कब जाता है? जब ये बनियों की दुकान में पहुंचता है, कोई सामान खरीदता है, तेल, साबुन, गेहूं, चावल, आटा, मैदा, तो उसको पैसा दिया। अब ये पैसा उसके जेब में गया, व्यापारी की जेब, फिर वहां से बनिए की जेब से फिर ये किसानों से उसने माल खरीदा, टमाटर, आलू, गेहूं, चावल, तो वो किसानों के पास गया। तो ये जो क्रय शक्ति है वो सरकारी कर्मचारी से शुरू होती है, वो बनिए के पास जाती है, और फिर
किसानों तक चली जाती है, मतलब आम जनता में इसी के माध्यम से क्रय शक्ति घूमती है। तो अब इसे देखें कि यदि अभी देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए की भी उनके यहां क्रय शक्ति नहीं। कई ग्राम पंचायतों में तो कोई खरीदी बिक्री ही नहीं हो रही ठीक से, बहुत पिछड़ापन है। और ये कम से कम, ये तो अनुमान एक बताया कि 60 करोड़ रुपए तक का, तो कम से कम ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्रय शक्ति आपको दिखाई देगा। अब 60 करोड़ का जब माल खरीदने के लिए लोग बैठे हैं तो उत्पादन अपने आप वहां शुरू हो जाएगा, क्योंकि उपभोग को उत्पादन के द्वारा ही तृप्त किया जाता है। जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई अपने आप आ जाएगी, मांग है तो पूर्ति अपने आप होने लगेगी। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। सप्लाई जहां है वहां डिमांड होगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जहां डिमांड है वहां सप्लाई होने लग जाएगी, क्योंकि मांग होने पर पूर्ति करने वाले दौड़ते ही हैं, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास का ये पहिया दौड़ पड़ेगा जब वहां 60 करोड़ का माल बिकेगा तो 60 करोड़ का उत्पादन करना पड़ेगा। तो उत्पादन करने वाली यूनिटें प्रोत्साहित होंगी, अपने आप लोग खुद ब्यूटी पार्लर खुलने लग जाएंगे, क्योंकि उनके घर के लोग ब्यूटी पार्लर की सेवाएं लेने दौड़ेंगे। बाल कटिंग वाले सैलून खुल जाएंगे, क्योंकि लोग बाल कटिंग कराने तैयार मिलेंगे। किराने वाली दुकानें खुलेंगी, चाय वाली दुकानें खुलेंगे, रेस्टोरेंट की दुकानें खुलेंगी, ये सब चल पड़ेगा। तो जिनके पास रोजगार, अभी वो कोई चाय की दुकान में उस ग्राम पंचायत में खोल ले तो कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि क्रय शक्ति नहीं, तो दुकान अपने आप बंद हो जाती है। टमाटर उगा लिया तो वहां कोई खरीदने वाला नहीं है, तो मार्केट नहीं पनपता। क्रय शक्ति जहां है वहां बाजार अपने आप पनप जाएगा, बाजार खुद पनपेगा, चल पड़ेगा। अब आप विचार करके देखिए कि बाजार की क्रिया तो क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। क्रय शक्ति ही वो कुंजी है जो सभी बंद तालों को खोल देती है और सब द्वार खुल जाते हैं आर्थिक विकास के। और ये राजकीय कर्मचारियों के द्वारा ये कुंजी वहां पहुंचती है, उसके पहले ताले बंद रहेंगे। तो इस कुंजी को वहां इस नियम के तहत पहुंचाया जा सकता है कि यदि वहां 60 करोड़ की क्रय शक्ति पैदा करनी है, 50,000 रुपए एटलीस्ट सैलरी वाले औसत, वहां अगर 100 कर्मचारी नियुक्त हों तो ये अपने आप 60 करोड़ तक की वहां पे 50,000 गुणे 100 गुणे 12 गुणे 10 वेलोसिटी ऑफ करेंसी। तो अब आप सोचिए, इस फार्मूले को देख लीजिए। अब गुणा भाग, अब हम ये नहीं कहते हैं कि 60 करोड़ वो होगा, कैलकुलेशन इसका कुछ भी हो सकता है। वो 120 कर्मचारी हो सकते हैं, वो 200 कर्मचारी भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो उसी अनुपात में बाकी सिस्टम, ये सूत्र ये है। एवरेज हमने बताया कि कर्मचारियों की संख्या माना 100, तो 100 गुणे 50,000, और फिर ये 1 महीने का तो 12, 1 साल का तो गुणे 12, तो 100 गुणे 50,000 गुणे 12 और वेलोसिटी ऑफ करेंसी 10 गुणे कम से कम तो गुणे 10। अब ये जो भी संख्या है उसको वहां रख लीजिए, बाकी ये सारे सूत्र के जो गुणनखंड हैं उनको आप जोड़ दीजिए इसमें, इसके साथ ऐड करके और गुणा कर लीजिए लिख के, और जितना आए उतना आप निकाल के समझ जाइए उस ग्राम पंचायत की क्रय शक्ति होगी। अब ये कितना ज्यादा व्यापक बना सकते हो इसे, और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वहां उत्पन्न कर सकते हो, अब कितना सुकून पैदा कर सकते हो। तो ये तो सब सहज संभव है। और फिर ये सारी सेवाओं को देने के लिए जब तुम वहां कर्मचारी ले जाओगे तो अपने आप विद्यालय जाएगा, अपने आप वहां पे दूसरी कार्यालय खुलेंगे, उन्हीं में तो देना है कि 10 विद्यालय में, 10 हॉस्पिटल में, 10 बैंक में, 10 इसमें, 10 उसमें, तो कम से कम 10-15 तो वहां आपके खुल जाएंगे विभाग सरकारी, तो उनके दफ्तर खुल जाएंगे।
दफ्तर में ही लोग बैठने लगेंगे, तो उनको सेवाएं भी उसकी मिलने लगेंगी। देखिए अभी कितना अच्छा होगा कि 10 स्वच्छता विभाग वाले कर्मचारी मिल जाएंगे, 10 हॉस्पिटल कर्मचारी मिल जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के, 10 वहाँ शिक्षा विभाग के स्कूल के, और 10 जो है वो कृषि सेवा विभाग के मिल जाएंगे, और इसी तरह तमाम चीज़ें। और वहाँ अटवारी पटवारी ताम झाम ग्राम स्तर के जो पदाधिकारी हों वो सब वहाँ मिलेंगे, तो उनके सबके ऑफिस खुल जाएंगे, ग्राम का वैसे विकास हो गया। अभी राजधानी जो आप घोषित कर देते हैं तो राजधानी एकदम बूस्ट हो जाती है। नया कोई प्रदेश बना, उसकी राजधानी घोषित हो गई तो एकदम बूस्ट आ जाता है, वहाँ की जमीनों का और सब आसमान छूने लगते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कितना गंभीर विषय है। तो जैसे ही हमने उनको बताया तो बड़े प्रसन्न हुए। 10 साल पुरानी बात है, हमने सरकारों को भी दिया हुआ है ये सब प्रस्ताव, सभी पार्टियों को दिया है, राजनीतिक दलों को और सामाजिक संस्थाओं को भी, यहाँ तक कि तमाम ये आरएसएस वगैरह जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनको भी दे रखा है, पदाधिकारियों से उनसे हमारी कईयों से बातें भी हुई। लेकिन कोई चाहता नहीं है कि देश विकसित हो, ग्रामों का ये पिछड़ापन दूर हो। एक भी कोई संस्था इस मामले में आगे आके एक्सेप्ट नहीं करती, ना कोई राजनीतिक दल और ना कोई सामाजिक संस्था, न सरकारें। ऐसी स्थिति में न्यायधर्म सभा को जबरन ही राजनीतिक दल बनाकर उसे उतारना पड़ रहा है, और सामाजिक रूप से भी हम इसे क्रियान्वित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी, सामाजिक रूप से ग्राम न्यायशील ग्राम योजना है, वहां पे सरकारी कर्मचारी तो हम लोग नहीं नियुक्त कर सकते सामाजिक रूप से, वो तो राजनीतिक विषय है, लेकिन सामाजिक रूप से वहां पे सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यमिता, सामाजिक वहां बस्ती, आवासीय और सामाजिक चिकित्सालय, ये तो सब सेवाएं वहां बनाई जा सकती हैं। तो परिस्थिति वही आ जाएगी। तो इसमें जो हम सामाजिक कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो वो वहां पर एक्टिवेट होकर के वही परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे जो कैलकुलेशन हमने आपको बताया। तो इसे सामाजिक रूप से भी कर सकते हैं और राजनैतिक रूप से सरकार के द्वारा कराया जा सकता है, तत्काल हो जाएगा अगर वो चाहें तो। सामाजिक रूप से तो इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, हमको कर रहे हैं हम लोग, लेकिन राजनैतिक रूप से ये तत्क्षण हो सकता है। तो जब लोग चाहें तब इसे कर लें। और आप समझ रहे होंगे बड़ा छोटा सा फार्मूला है ये, पूरे राष्ट्र का उद्धार, हर ग्राम पंचायत हो, कोई पिछड़ी हुई मिल जाए हमारी जवाबदारी, इतना कर दें। समान संख्या में सरकारी कर्मचारियों का नियोजन प्रति ग्राम पंचायत आधार पर और वहीं स्थानीय निवास की शर्त पर, यह है सूत्र उसका। इतना करते ही अगर एक भी ग्राम पंचायत कोई चाहे और लाखों साल से पिछड़ी हुई हो, लेकिन ये सूत्र लागू होते ही, क्रियान्वित होते ही ये प्रस्ताव, उसका उद्धार हो जाएगा, हमेशा के लिए उद्धार हो जाएगा। फिर कभी वो न पिछड़ेगा, न गरीब होगा, न वहां बेरोजगारी होगी, न भुखमरी होगी, न तबाही होगी, न कोई गंवार कहलाएगा। वहां सब शिक्षित, सब रोजगार युक्त, सब आवासीय सुविधा युक्त और सब संरक्षण युक्त मिलेंगे। तो बात शायद स्पष्ट हुई हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने एक बहुत ही जटिल समस्या का एक बहुत ही सरल समाधान, बहुत सहज समाधान हम सबको बताया। ऐतिहासिक रूप से हम लोग देख रहे हैं कि गांव जो है वो पिछड़ेपन के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और ये कल्पना कर पाना असंभव है कि एक सिर्फ नियोजन मात्र से, लगभग जादुई ढंग से ये इस समस्या से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो न्याय धर्म सभा के लगभग सभी प्रकार है, सभी प्रस्ताव ऐसे ही जादुई हैं, और न्याय धर्म सभा का हाँ, इसे कोई भी प्रबुद्ध वर्ग इसे खारिज भी नहीं कर सकता। ये जो बात कही गई है, इसे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हमसे बात कर सकता है, उसे चुप ही रहना पड़ेगा सुन के, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसा हम कह रहे हैं जी, और ऐसा ही हो जाएगा, वो करके देख लें। जी जी, तो स्पष्ट है बात जी। अर्थशास्त्र के नियम, हाँ, सिद्धांत बिल्कुल सुनिश्चित। तो आप सबसे अपील यही है कि आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे लोग ये समझ सकें कि न्याय दरअसल एक नीतिगत विषय है और आर्थिक नीतियों को शुद्ध कर देने पर
समाज में यहाँ तक कि बेटा हमने ये मीडिया को भी दिया, पत्रकारों को भी हमने कहा, नामी गिरामी जितने पत्रकार हैं इनको सबको लगभग हमने ये भिजवाया है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी नामी गिरामी आप जानते हैं, और मीडिया हाउसेस जितने हैं, प्राय उन सभी चैनल्स को, टीवी चैनल्स और प्राय जितने एस्टेब्लिश्ड प्रिंट मीडिया है उसको भी ये हमने सबको दिया हुआ है। यही नहीं, बाकी प्रस्ताव भी बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन वो इस पे बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि पढ़ा लिखा आदमी ही, प्रेमचंद की जो बात है कि शिक्षितों द्वारा अशिक्षितों के शोषण की व्यवस्था ही सरकार है, तो ये प्रेमचंद का हमने आजकल ही कहीं आता है फेसबुक वगैरह पे उनका एक पोस्टर, तो हमने देखा वो कहीं ना कहीं बड़ी सत्य के निकट है, और अतिशय, और जो ईमानदार लोग थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी जैसे, उन्होंने इन सब बातों को जाना, समझा, अनुभव किया और कहीं ना कहीं इसको लिखित भी किया। तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है एक्चुअली पूरा राष्ट्र ही, और उसमें ये पढ़ा लिखा आदमी यही फर्जीवाड़ा कर रहा है। दरअसल वो जानता हुआ भी चुप रहता है। ये भी अभी भी हम जो बोल रहे हैं सब सुन लेंगे, पढ़ेगा, इस पे सब पढ़े लिखे लोग सब साइलेंट रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग बर्बाद रहें, ताकि उनके घरों में नौकर दास गुलाम उनको सस्ते, सुंदर और बिल्कुल एकदम फ्री में ही बल्कि मिलते रहें। तो गुलाम बनाने की आकांक्षा ने लोगों को बर्बाद कर रखा है। तो ठीक है, ये बात बड़ी साफ हुई होगी सबको। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।